हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फोरम। आज हम डिस्कस करेंगे भारत में संसदीय व्यवस्था, जो कि एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 12 में संसदीय व्यवस्था दी गई है। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है किस प्रकार भारतीयों ने अपनाई गई और इसे कहाँ से, किस देश से हमने इसको अडॉप्ट किया, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था है, यह केंद्र और राज्य दो स्तर पर संसदीय व्यवस्था का प्रारूप है। हमने इसको अपनाया गया है। हमारे जो संविधान है उसमें केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर संसदीय व्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। अनुच्छेद 74 से 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था की बात करता है और अनुच्छेद 163 से 164 यह राज्य में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है। तो अनुच्छेद 74 और 75 यह केंद्र के लिए है और अनुच्छेद 163 से लेकर 164 यह राज्यों में संसदीय व्यवस्था का रूप बताता है। संसदीय सरकार, भारत में जो संसदीय व्यवस्था है उसे संसदीय सरकार, कैबिनेट सरकार और उत्तरदायी सरकार तथा सरकार का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तो भारतीय जो सरकार है उसे संसदीय सरकार, कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार और सरकार का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तो कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि वेस्ट मिनिस्टर मॉडल क्या है, तो यह संसदीय स्वरूप को ही वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि देशों में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। आइवर जेनिंगस ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था भी कहा, क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु जो कैबिनेट होता है, संपूर्ण शक्तियां कैबिनेट के अंदर निहित होती है, तो इसे कैबिनेट व्यवस्था भी कहा जाता है। कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत सरकार में कैबिनेट सर्वसर्वा होती है और यह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और संसद में हम देखेंगे कि संसद में क्या क्या आता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के इन तीनों प्रारूपों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में इनका उल्लेख किया गया है। कैबिनेट व्यवस्था का कार्यकाल तब तक चलता रहता है जब तक संसद को इसका विश्वास प्राप्त है। कैबिनेट का विश्वास संसद को प्राप्त है तब तक ही संसदीय व्यवस्था है, कैबिनेट व्यवस्था है, यह सरकार है, उत्तरदायी सरकार है, यह देश में चलती रहती है। हम आपको यहाँ डिस्कस करेंगे स्पष्ट रूप से कि कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसद में हमने बताया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, किंतु यह लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट है, सरकार है, केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि एग्जाम में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या संसद तीनों ऑप्शन हो तो हमारा आंसर होगा लोकसभा, और यदि लोकसभा नहीं है तो हमारा आंसर होगा संसद, कि कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी है। जबकि वास्तविकता में हमारी जो सरकार है, संसदीय व्यवस्था है, सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जनता का सदन होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनकर निर्वाचित सांसद है वो लोकसभा में पहुंचते हैं। इस वजह से कैबिनेट है, हमारी संसद है, हमारी जो सरकार है, लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। हम देखेंगे नेक्स्ट कि संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या क्या है। तो प्रथम विशेषताएं हैं नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका। तो हम यहाँ देखेंगे नाम मात्र की कार्यपालिका कौन सी है और वास्तविक कार्यपालिका कौन सी है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका में केवल और केवल राष्ट्रपति आता है और वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री प्लस इसकी मंत्रिपरिषद। सरकार का राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक सरकार का मुखिया होता है। सरकार का संचालन प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाता है। यहाँ अनुच्छेद 74 बताता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जाएगी और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। जो सलाह मंत्रिपरिषद ने दी गई है उसी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। इस कारण से वास्तविक रूप से धरातल पर सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति कार्य करता है। इस कारण से राष्ट्रपति नाम मात्र की सरकार और वास्तविक सरकार प्रधानमंत्री। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका दोनों का अस्तित्व है। नेक्स्ट है बहुमत
प्राप्त दल का शासन। देश में कई पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, भाजपा है, बसपा है, कई सारी पार्टी है। संसद में जो भी पार्टी बहुमत प्राप्त करेगी, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा संसद के सदन हैं, उसमें से लोकसभा जनता का सदन है, इस जनता के सदन में जो भी पार्टी बहुमत प्राप्त करेगी उसी को सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति आमंत्रित करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि भारत में बहुमत प्राप्त दल का शासन है। नेक्स्ट है सामूहिक उत्तरदायित्व। इसके अंतर्गत सरकार में मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है, उसका सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। वह अपने कार्य, नीति निर्माण अधिनियम के प्रति उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है। यदि लोकसभा में जब तक इनका विश्वास रहेगा तब तक ही सरकार अस्तित्व में रहेगी। नेक्स्ट है राजनीति एकरूपता। मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं वो किसी एक राजनीति दल है, उसकी विचारधारा है, उससे संबंधित होते हैं, उसकी ही विचारधारा के अनुरूप वो कार्य करते हैं। यदि देश में एक ही राजनीतिक दल की सरकार बनी है तो उसी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप कार्य करेंगे। किंतु कभी कभी ये होता है गठबंधन की सरकार बनती है, कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार को बनाते हैं, मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। तब मंत्रिपरिषद में जो मंत्री है उनकी जो विचारधारा है उनमें एक रूपता का अभाव पाया जाता है। किंतु सामान्यतः ये देखा जाता है कि केंद्र में एक राजनीति दल की सरकार जब भी बनाई जाती है तो उस राजनीति पार्टी का, उसकी विचारधारा का प्रभाव कहीं न कहीं सरकार की नीतियों में, कानूनों में देखा जाता है। गठबंधन की सरकार की कंडीशन में भी सरकार के मामले में जो भी मंत्री है वह सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं, उनको भी सर्वसम्मति से ही निर्णय लेना पड़ता है। नेक्स्ट है दोहरी सदस्यता। सरकार में जो भी मंत्री बनाया जाता है उसे दो प्रकार की सदस्यता मिलती है, एक तो विधायिका की और दूसरी है कार्यपालिका की। इस प्रकार कोई भी मंत्री है विधायिका और कार्यपालिका का दोनों का सदस्य होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था में दोहरी सदस्यता पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद को दी गई है। यह वास्तविक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, संसद तथा सत्तारूढ़ दल का नेता भी होता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री का प्रभुत्व अधिक होता है और यह सरकार में प्रमुख नेतृत्वकर्ता होता है। नेक्स्ट है निचले सदन का विघटन। संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो विघटन केवल और केवल लोकसभा का होता है, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष रूप से चुनकर निम्न सदन में ही आते हैं। तो केवल और केवल निचले सदन का ही विघटन होता है। गोपनीयता। संसद में या सरकार में जो भी मंत्री बनाए जाते हैं वह पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और इन्हें शपथ कौन दिलाता है? इन्हें शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ये आपको ध्यान रखना है। मंत्री को, सरकार में मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो इनको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। हम देखेंगे संसदीय व्यवस्था के गुण कौन कौन से हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के मध्य सामंजस्य बना रहता है। विधायिका का कार्य क्या होता है? कानूनों को निर्माण करना। और कार्यपालिका का क्या काम होता है? जो विधायिका ने जो कानून बनाए हैं उनको लागू करना। तो हम ये कह सकते हैं विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य बना रहता है, क्योंकि विधायिका में से ही कार्यपालिका के सदस्यों को लिया जाता है। उत्तरदायी सरकार। सरकार है लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। थर्ड गुण है निरंकुशता का प्रतिषेध। कोई भी निरंकुश होकर मनमानी नहीं कर सकता, शासन नहीं कर सकता, तानाशाह नहीं बन सकता। इसका प्रतिषेध रोक लगाई गई है, क्योंकि संसद में बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। संसद में विपक्ष की भूमिका सरकार की कानून, नीतियों आदि को वास्तविक रूप से उनका जो मूल भावना है इसको स्पष्ट करना और साथ ही वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना। यदि सरकार देश के अंदर सुचारू रूप से शासन संचालित नहीं कर रही है या उस कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ है तो विपक्ष राष्ट्रपति के माध्यम से वैकल्पिक सरकार या उस सरकार को समाप्त करके नई सरकार बनाने की कह सकता है कि यह सरकार देश में शासन संचालन करने के लिए, कानून बनाने के लिए, व्यवस्था जो सुचारू रूप से इस सरकार के अंतर्गत इन सभी समस्याओं का निदान यह सरकार नहीं कर रही है, तो इस सरकार को हटा करके हम जो विपक्ष है जिन्होंने वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था राष्ट्रपति को बताई गई है वह राष्ट्रपति को अनुरोध कर सकती है। तो संसदीय व्यवस्था में वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था का भी
गुण है। नेक्स्ट है व्यापक प्रतिनिधित्व। संसदीय व्यवस्था में व्यापक प्रतिनिधित्व है। लोकसभा है, लोकसभा जनता का सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। तो दोनों को मिला करके लोकसभा में 545 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में 545 लोकसभा से और राज्यसभा से 245 सदस्यों का व्यापक प्रतिनिधित्व संसद में होता है। तो संसदीय व्यवस्था का यह एक गुण है व्यापक प्रतिनिधित्व का। नेक्स्ट है संसदीय व्यवस्था के दोष। इसके क्या क्या दोष है संसदीय व्यवस्था के? अस्थिर सरकार। प्रथम दोष है अस्थिर सरकार। संसदीय व्यवस्था है जो स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती। यह इसका दोष है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह 5 साल पूरे करे, कभी भी गिर सकती है। नेक्स्ट है नीतियों की निश्चितता का अभाव। संसदीय सरकार दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण नहीं कर सकती क्योंकि इसको डर रहता है कि कभी भी सरकार गिर सकती है। तो यह अपना ज्यादा समय विश्वास बनाए रखने में ही बर्बाद कर देती है। तो संसदीय सरकार में नीतियों की निश्चितता का भी अभाव पाया जाता है। यह निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग या कोई भी कानून बनाने में व्यापक समर्थन की आवश्यकता है, बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कहीं न कहीं पार्टी का, राजनीतिक दल का दबाव या देश के जनता का दबाव, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं यह नीतियों की निश्चितता का अभाव पाया जाता है। मंत्रिमंडल की निरंकुशता। वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद होती है और मंत्री परिषद में भी कुछ सदस्यों को नियुक्त करके कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है और संपूर्ण निर्णय कैबिनेट द्वारा ही लिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल की निरंकुशता, जो भी डिसीजन के मंत्रिमंडल ने लिए जाते हैं उसी को ही स्वीकार करना पड़ता है। संसदीय व्यवस्था का नेक्स्ट दोष है शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं। कैबिनेट में विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के मंत्री होते हैं या दोनों के सदस्य होते हैं। इस प्रकार सरकार की पूरी व्यवस्था शक्तियों को विभाजित करने वाले सिद्धांत के खिलाफ जाती है, जो वास्तव में शक्ति पृथक्करण का मेल नहीं खाता। तो यह शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध भी है। शक्तियों का विभाजन नहीं हो रहा है क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका दोनों के मध्य सामंजस्य पाया जाता है। नेक्स्ट है अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन करना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति शासन के किसी भी पद पर निर्वाचित हो सकता है। इसी वजह से भारत में लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और भारत का नागरिक हो वह व्यक्ति चुनाव के माध्यम से शासन के किसी भी पद पर जा सकता है। उसकी योग्यता, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन यह उच्च स्तर पर निर्धारित नहीं की गई है। इस कारण से कभी कभी अकुशल व्यक्ति भी चुनाव जीतकर संसद में पहुंच जाते हैं और इनके माध्यम से शासन सरकार का संचालन किया जाता है और यह बहुत ही बड़ा दोष है संसदीय व्यवस्था में। एक यह है, इसको हम बहुत बड़ा दोष मानते हैं क्योंकि धन बल, बाहुबल आदि के माध्यम से भी लोग चुनाव जीतकर संसद में पहुंच जाते हैं, जो कि नीति, कानून, नियम निर्माण आदि में उनकी स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। इस कारण से शासन संचालन में समस्या आती है। नेक्स्ट देखेंगे हम संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के क्या कारण थे, कि ऐसे क्या कारण रहे जिनके कारण हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। तो फर्स्ट है व्यवस्था से निकटता। हम लगभग 200 साल तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहे और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था का रूप था। ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था थी। इस कारण से हमने संसदीय व्यवस्था को निकटता से देखा और उसे भारत में लागू किया। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता देना। संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी जाती है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और लोकसभा में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इस कारण से उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता प्रदान की गई है, जवाबदेहिता को अधिक वरीयता दी गई है। विधायिका और कार्यपालिका को टकराव को रोकने की आवश्यकता। संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो टकराव है उसको रोकने की आवश्यकता को हमने महसूस किया, क्योंकि विधायिका से और कार्यपालिका से दोनों से हम सदस्य लेकर मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। क्योंकि भारत में दोहरी सदस्यता पाई जाती है और दोहरी सदस्य में मंत्री, विधायिका और कार्यपालिका दोनों का सदस्य होता है। इस कारण से उनके मध्य टकराव को रोका जाता है और शासन संचालन
सुचारू रूप से किया जाता है। भारतीय समाज की प्रकृति। भारत एक विविधता वाला देश है और भारत में विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि के लोग पाए जाते हैं, रहते हैं। इस कारण से संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत भारत ने जो लोकतांत्रिक रूप से संसदीय स्वरूप को अपनाया है और लोकतंत्र को अपनाया गया है, तो इस प्रकृति के अंतर्गत भारत के किसी भी समुदाय, जाति, लिंग, धर्म के व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से संसद का सदस्य शासन प्रशासन में भाग लेने की अवसर को उपलब्ध करवाता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो संसदीय व्यवस्था है को हमने स्वीकार किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसदीय सरकार की विशेषताएं: नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका, बहुमत प्राप्त दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन और गोपनीयता। इस प्रकार ये 8 संसदीय विशेषताएं हैं। अब हम देखेंगे संसदीय व्यवस्था के गुण। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य, उत्तरदायी सरकार, निरंकुशता का प्रतिषेध, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, व्यापक प्रतिनिधित्व। अब हम बात करते हैं संसदीय व्यवस्था के दोष: अस्थिर सरकार, नीतियों की निश्चितता का अभाव, मंत्रिमंडल की निरंकुशता, शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध, अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन करना। हमें देखेंगे संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण, इसको क्यों अपनाया गया। तो इसके 4 कारण है। व्यवस्था के निकटता, उत्तरदायित्व की अधिक वरीयता दी गई, विधायिका और कार्यपालिका के टकराव को रोकने की कोशिश की गई और भारतीय समाज की प्रकृति। इन कारणों के से हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। इस प्रकार आज की वीडियो लेक्चर में हमने भारत में संसदीय व्यवस्था को डिस्कस करने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान का बेसिक या आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार बेसिक स्ट्रक्चर की भावना संविधान में आई, किस किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के आधारभूत मूलभूत ढांचे की प्रकृति को स्पष्ट किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। इस प्रकार हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।